हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। ये पहला पार्ट है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, विच कौन सी चीज़ है प्रिजर्व्स फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ and reproduction of microorganisms and the action of enzymes that causes the food to rot। आपके ऑप्शंस हैं कूलिंग, फ्रीजिंग, क्योरिंग, बॉइलिंग। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि फूड का प्रिजर्वेशन करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को स्लो करके, या फिर जो एंजाइम्स हैं जो कि फूड को ख़राब कर रहे हैं, फूड रॉटिंग करवा रहे हैं, उनके एक्शन को स्लो डाउन करके। तो ऐसी टेक्निक कौन सी है? उम्मीद है सभी लोग सही ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कूलिंग। आपको पता है हर चीज़ को, सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको आप जब प्रिजर्व करते हैं आप फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। So refrigeration below 5 degrees centigrade effectively retards the growth of many food-borne pathogens। जो रेफ्रिजरेटर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 4 डिग्री होता है, और 5 डिग्री से नीचे का अगर टेम्परेचर है तो वो बहुत से फूड बॉर्न पैथोजेंस की ग्रोथ को रिटार्ड कर सकता है, रोक सकता है। The cooling rate is important in controlling the growth of microorganism। क्या रेट है कूलिंग का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A slow cooling of food allow time to microbial growth। अगर धीरे धीरे से कूलिंग हो रही है, स्लो कूलिंग है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टाइम मिल जाएगा कि वो ग्रोथ कर जाएं। और अगर इंस्टेंटली आप रखते हैं, तुरंत कूलिंग हो रही है, तो माइक्रोब्स को टाइम नहीं मिलेगा ग्रो करने का और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। This can occur in a large volume of hot or warm food in a big container। Next question, question number 2, which products are often boiled to kill any harmful microbes and microorganisms that may be present in them। आपको पूछा गया है कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कि माइक्रोब्स को, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल करने के लिए बॉयल किया जाता है। उम्मीद है आंसर भी सभी को पता होगा। आपके ऑप्शंस हैं शुगर, सॉल्ट, मिल्क, एप्पल। एप्पल को बॉयल करते हैं? बिल्कुल नहीं। शुगर को बॉयल करते हैं? नहीं। सॉल्ट को भी बॉयल नहीं करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, मिल्क को बॉयल करके रखा जाता है ताकि वो जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट हैं वो सप्रेस हो जाएं, उनको किल किया जा सके, और जो आपका मिल्क है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a factor that affects the storage stability of food। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फूड की स्टोरेज स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है? स्टोरेज स्टेबिलिटी का मतलब है जब आपने फूड को स्टोर करके रखा हुआ है तो उस टाइम पे वो किस टाइम तक, कितने समय तक स्टेबल रह सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ऑप्शन बी, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ऑप्शन सी, मेथड और इफेक्टिवनेस ऑफ पैकेजिंग, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो सभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आपने फूड को स्टोर करके रखा है तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए। रॉ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल ही अगर अच्छा नहीं है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा, वो इजीली डिग्रेड हो जाएगा, जल्दी ही डिग्रेड हो जाएगा।
क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी नहीं अच्छी है, अगेन वो फूड डिग्रेड हो जाएगा, लंबे समय तक वो स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है मेथड और इफेक्टिवनेस ऑफ पैकेजिंग। मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस मेथड से आप उसको पैक कर रहे हैं। भाई कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मॉइस्चर नहीं पहुंचना चाहिए और आपने उसकी पैकिंग किसी ऐसे पैकेजिंग मटेरियल से करा दी जिससे कि उसमें मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो वो तो डिग्रेड हो जाएगा, फूड की स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी, फूड आपका खराब हो जाएगा। इसलिए जो मेथड है या जो इफेक्टिवनेस है, पैकेजिंग आपने जो की है वो कितनी इफेक्टिव है, इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्टोरेज कंडीशंस में फूड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following sentence is true with respect to food storage or preservation? फूड के स्टोरेज या प्रिजर्वेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए, ईच फूड टाइप हैज अ पोटेंशियल स्टोरेज लाइफ। ऑप्शन बी, द मैकेनिकल abuses that food has received during storage or distribution does not affect its storage stability. And option C is both A and B, and option D is none of the above. आपको बताना है कि फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, फूड के स्टोरेज के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। यहाँ पे दिए गए दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ईच फूड टाइप हैज़ अ पोटेंशियल स्टोरेज लाइफ, कि जो भी फूड होता है, आप सभी ने देखा होगा कि फूड पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उनकी एक स्टोरेज लाइफ होती है कि किस समय तक आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, द मैकेनिकल abuses that food has received during storage or distribution does not affect its storage stability. जो मैकेनिकल एब्यूजेस हैं जो कि स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फूड को मिले हैं, वो स्टोरेज की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ लाइफ इज द पीरियड बिटवीन प्रोसेसिंग टू रिटेल परचेज टू कंज्यूमिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट। जो सेल्फ लाइफ होती है वो समय होता है जबकि प्रोसेसिंग हो रही होती है, वहाँ से लेके जब रिटेल से आप परचेज करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, वहाँ तक की लाइफ को सेल्फ लाइफ बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन है, एज अ थंब रूल इन द फूड इंडस्ट्री, reducing the temperature of storage by 10 degrees centigrade increases the life of food item by twice, and increasing by 10 degrees centigrade reduces by half. आपसे पूछा गया है कि इसमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री कम करते हैं तो आपका स्टोरेज की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, और अगर टेम्परेचर में बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 10 डिग्री, तो जो फूड की लाइफ है वो हाफ हो जाती है। सी स्टेटमेंट है, पॉलिश्ड राइस इज जस्ट एज न्यूट्रिशियस एज अनपॉलिश्ड राइस। जो पॉलिश किए हुए राइस होते हैं और जो अनपॉलिश्ड राइस हैं, दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम होती है। और ऑप्शन डी है, एनिमल मसल्स हैव वाटर एज द मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट, बट द एम ऑफ ह्यूमन इज टू एक्सट्रैक्ट द प्रोटीन आउट ऑफ इट एंड कंज्यूम इट। जो एनिमल की मसल्स होती हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द वाटर कंटेंट होती है, लेकिन ह्यूमंस का जो एम है इसमें वो है कि इनमें से प्रोटीन को निकालना और इसको कंज्यूम करना। जो बॉडी है मसल से प्रोटीन या जो ग्लूकोज है उसको निकाल लेती है और उसको कंज्यूम कर लेती है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत स्टेटमेंट है।
Polished rice is as nutritious as unpolished rice. जो पॉलिश किया हुआ राइस होता है वो हार्मफुल होता है, न्यूट्रिशियस नहीं होता है, जबकि जो अनपॉलिश्ड राइस होता है वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं कि जो सेल्फ लाइफ होती है, जब जो प्रोसेसिंग होती है, जब फूड बन रहा होता है उसके बाद में रिटेल से आप जब परचेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उसके बीच के टाइम को ही सेल्फ लाइफ बोला जाता है। इसके अलावा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री कम करते हैं तो फूड की लाइफ बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है, और अगर आप 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो जो फूड की लाइफ है वो आधी हो जाती है। और जो ऑप्शन डी है ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following microorganisms survive at -9 to -17 डिग्री सेंटीग्रेड? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन सी बैसिलाई एंड ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला। साल्मोनेला एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो -9 से -70 डिग्री पर भी सरवाइव कर सकता है। और अगर इसके हम आंसर की बात करें, जो साल्मोनेला है, species of salmonella survive for longer period of time at lower temperatures, which is unlike the situation in which microbial count of most frozen food decreases during storage. जब फूड को स्टोर करके रखते हैं तो इस टेम्परेचर पे -9 से -17 पे लगभग फूड में सारे ही जो पैथोजेंस हैं उनका काउंट कम हो जाता है, लेकिन ये साल्मोनेला फिर भी सरवाइव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following microorganism is eliminated in canned foods? जो canned foods होते हैं, केन्स होती हैं जो, उनमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी कॉक्सिला ब्रुनेटी, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum एंड ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। ये फूड पॉइजनिंग करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसको जब केनिंग की जाती है, फूड को केन में रखा जाता है, तो इस ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। रीज़न इसके पास इसको हटाने का एक और होता है कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम है ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और आपको पता है जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उनको जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलेगी वो ग्रो कर जाएंगे। तो इसीलिए ये जो स्पोर फॉर्मिंग अनएरोबिक क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum होता है, इसका एलिमिनेशन कर दिया जाता है, बिकॉज these spores are capable of producing a very potent lethal toxin। ये जो स्पोर्स हैं ये ग्रो करके बहुत लीथल टॉक्सिन बनाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Phosphatase enzyme present in milk is destroyed in which of the following process? मिल्क में फॉस्फेटेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन एंड ऑप्शन डी इज पास्चुराइजेशन।
तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फॉस्फेटेज इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन रॉ मिल्क, जो कच्चा दूध जिसको बोलते हैं उसमें ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंड इन मेनी टिश्यूज विच आर डिस्ट्रॉयड बाय एडिक्वेट पास्चराइजेशन। ये जो पास्चराइजेशन की प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं, एकदम से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फिर अचानक ही उस टेम्परेचर को कम करते हैं। मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और बहुत क्विकली उसको कूल कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है पास्चराइजेशन। इसमें होता क्या है, बहुत हाई जब टेम्परेचर पहुंचा, माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हुए या उनकी एक्टिविटी सप्रेस हो गई, फिर उनको तुरंत ही कूल हुआ, बहुत माइनर टेम्परेचर पहुंच गया, तो होता ये है कि इनको बीच में कोई भी टाइम नहीं कि ये अपनी ग्रोथ कर पाए, इसीलिए माइक्रोब्स को सप्रेस करने के लिए भी पास्चराइजेशन का यूज़ किया जाता है मिल्क्स में, और फॉस्फेटेज एंजाइम को भी इसके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। 9 Which of the following method is used for treatment of water used for the depuration of shellfish? इनमें से कौन सा मेथड है जो कि शेलफिश के डिप्यूरेशन के लिए जो वाटर यूज किया जाता है उसको ट्रीट करता है? ऑप्शन नंबर ए केमिकल्स, ऑप्शन बी रेडिएशन, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रेडिएशन। Radiations are used in the food industry, control of surface growth on bakery products, sanitation of equipment and treatment of water used for the depuration. Depuration का मतलब होता है cleansing of shellfish. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑर्गेनिक एसिड्स यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड। फूड प्रिजर्वेशन में जो एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज किया जाता है इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी बोरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी सॉर्बिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सॉर्बिक एसिड। इसको फूड के प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर नेक्स्ट कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग सही कर पाएँ, जैसे कि बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करें तो सॉर्बिक एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेशन इन वेरियस फूड्स इंक्लूडिंग प्रोसेस्ड चीज, वाइन, फ्रूट जूसेस, some baked goods, pickles, fresh fruits and vegetables, some meats and fish products. आप देख सकते हैं कितने वैरायटी ऑफ फूड्स में ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन वेरियस मीट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द पर्पज ऑफ ब्लैंचिंग फूड ड्यूरिंग कैनिंग ऑफ वेजिटेबल इज। फूड की ब्लैंचिंग का पर्पज क्या होता है कैनिंग के दौरान? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टू रिड्यूस सरफेस माइक्रोबियल कंटेंट, ऑप्शन बी टू डीनेचर एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन और कलर चेंज, ऑप्शन सी टू सॉफ्टन द वेजिटेबल्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। जो सारे ही ऑप्शंस दिए हैं ये करेक्ट हैं कि जो सरफेस माइक्रोबियल कंटेंट है उसको भी रिमूव कर सकते हैं ब्लैंचिंग के द्वारा, और एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, कलर चेंज कराते हैं, उनको भी डीनेचर किया जा सकता है, और वेजिटेबल्स को भी सॉफ्टन किया जा सकता है। ब्लैंचिंग का मतलब क्या होता है?
ब्लांचिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेजिटेबल्स इन हॉट वाटर और स्टीम, या तो हॉट वाटर में या फिर स्टीम में, भाप में ट्रीटमेंट किया जाता है वेजिटेबल्स का, टू इनएक्टिवेट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ताकि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को इनएक्टिवेट किया जा सके. इट एक्ट्स एज अ प्री हीट ट्रीटमेंट बिफोर ड्राइंग, फ्रीजिंग और कैनिंग. This blanching is mainly conducted for fruits and vegetables to remove the peel, modify texture and inactivate enzyme. इसके अलावा जो ब्लांचिंग है ये कैनिंग की प्रोसेस से पहले की जाती है. कैनिंग मतलब जब फूड को केन्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, पैक किया जाता है, उससे पहले ब्लांचिंग की जाती है. To remove respiratory gases that would reduce the ultimate vacuum in the can. इसको यूज़ करके जो रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं कैन में, उनको भी रिमूव किया जा सकता है और कैन में वैक्यूम का क्रिएशन किया जा सकता है. इसके अलावा ब्लांचिंग इनहिबिट एंजाइमेटिक रिएक्शंस दैट माइट अकर प्रायर टू द हीट प्रोसेसिंग स्टेज. ये ऐसी रिएक्शंस को भी रोक सकती है जो कि हीट प्रोसेसिंग स्टेज से पहले होती हैं. इसके अलावा इट प्रोमोट श्रिंकेज ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का श्रिंकेज भी बहुत ज़रूरी होता है जो कि ब्लांचिंग की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है. दस परमिटिंग एन एडिक्वेट फिल ऑफ द कंटेनर, कि कंटेनर है आपका, फूड प्रोडक्ट ज़्यादा है, कंटेनर आपका छोटा है, तो इसमें इसके साइज़ को रिड्यूस करके जो पैक करना है वो भी आप ब्लांचिंग के द्वारा कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is or are used as a refrigerant in cryogenic freezing? क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में रेफ्रिजरेंट किसको यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जाता है इन क्रायोजेनिक फ्रीजिंग. क्रायोजेनिक फ्रीजिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, दिस इज़ अ वेरी फास्ट फ्रीजिंग मेथड व्हेन कंपेयर टू मैकेनिकल फ्रीजिंग. नॉर्मल फ्रीजिंग से ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेथड होता है. क्रायोजेनिक फ्रीजर्स आर डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम. क्रायोजेनिक फ्रीजर्स डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम्स होते हैं एंड इट यूटिलाइजेस लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड. ये लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड CO2 का यूज़ करते हैं और -70 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करते हैं. फ्रीजिंग मेथड भी आते हैं, अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो मैं उन पे भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी. जैसे मेथड होते हैं कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग, ब्लास्ट फ्रीजिंग, ब्राइन फ्रीजिंग. तो जो कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग होती है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम होते हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम में क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द फूड प्रोडक्ट एंड मीडियम यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर इज यूज्ड. और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, दैट इज सम बैरियर एग्जिस्ट बिटवीन द फूड प्रोडक्ट एंड द मीडियम. ओके, नेक्स्ट होती है ब्लास्ट फ्रीजिंग. Blast freezing is the process in which high velocity cold air is pushed over food articles. जो फूड्स होते हैं उन पे हाई वेलोसिटी कोल्ड एयर को फ्लो कराया जाता है and food has to be reduced from the temperature of about +70 to -18 degree in no more than 240 minutes. लगभग 240 मिनट के अंदर 70 डिग्री से -18 डिग्री तक टेम्परेचर को आना होता है इन केस ऑफ ब्लास्ट फ्रीजिंग. एक और है ब्राइन फ्रीजिंग. इन दिस फ्रीजिंग सिस्टम salt is added to water until it becomes a near saturated brine. इसमें salt का एडिशन किया जाता है and इससे होता क्या है, it keeps the solution at a very low temperature without freezing. ये solution जो होता है
वो बहुत लो टेम्परेचर तक पहुंच जाता है लेकिन फ्रीजिंग नहीं होती उसकी। ये जो ब्राइन फ्रीजिंग वाला मेथड है, ज़्यादातर इसको सी फूड की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्रैब्स हैं, श्रिम्स हैं, इनके लिए। तो उम्मीद है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग के मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे। सब्सक्राइब करिए ITLS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को। Thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. And for any kind of help or query, feel free to contact on our helpline number 7080833450, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.itlsacademy.com. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session.